सब कोई कॉपी खोल लिया? लिखो हैशटैग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ये प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। ये पूरा डील करता है सेक्शन 18 से 24 तक। ठीक है, क्या भैया इसका सेक्शन याद रखना है? नॉट कंपल्सरी। ठीक है, देखो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इस बारे में हम लोग पढ़े थे। और ओनरशिप के साथ क्या क्या ट्रांसफर होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, हम लोग अलग अलग गुड्स का ओनरशिप कब पास हो रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर नोट्स लिखेंगे। मेरा नोट्स वन वर्ड होगा कि एग्जाम से पहले तुम पढ़े, देख ले कब ट्रांसफर होता है और याद रह जाए। बट लैंग्वेज कहां का? बुक का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक या फिर ascertained goods। What are specific goods? Goods which are existing and identifiable at the time of contract of sale. What are ascertained goods? Which are हाँ ओके, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अनसर्टेन से अलग किया जाता है और वो असर्टेन बन जाता है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, ओनरशिप ट्रांसफर्स एट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर। बट क्या दो कंडीशन है जो फुलफिल्ड होना चाहिए? कंडीशन नंबर 1, बात हो रहा है किसका? स्पेसिफिक गुड्स का, प्लस वो स्पेसिफिक गुड्स कौन सा स्टेट में होना चाहिए? इन डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए। व्हाट इज अ डिलीवरेबल स्टेट? इट इज द स्टेट वेयर द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। मानिए भैया गुड्स आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो क्या करेंगे? तब भी दो कंडीशन है। पहला, आफ्टर पुटिंग द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट एंड, यानी कि साथ ही साथ और क्या याद है? उसको बता देना है, इन्फॉर्म द बायर। याद रहेगा? इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। आलू का एक बहुत बड़ा ढेर था, उसमें से दुकानदार 5 किलो आलू अलग किया, वजन करके साइड में रख दिया, और वो आलू बास्केट में, क्या वो डिलीवरेबल स्टेट में है? नहीं। वो बास्केट से उसको प्लास्टिक में डाला और प्लास्टिक तुमको देके बोलता लीजिए आपका आलू। क्या अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया? इट इज पुट इन द डिलीवरेबल स्टेट एंड इन्फॉर्म टू द बायर। दोनों चीज हुआ ना, तो हाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। क्लियर है पूरा कहानी? ओके चलो,
इसके बाद गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है बट प्राइस इज नॉट असरटेन्ड। भैया गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है लेकिन हम प्राइस फिक्स नहीं कर पाए अभी तक। कब ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। हो सकता है कि वजन करने के बाद प्राइस सेट हो। कैसे होता है? तेल का एग्जांपल दिए थे कल, याद है कि ऑयल को एक वेसल से डाल के हम लोग देखते हैं कि कितना लीटर हो रहा है, उसके बाद दाम फिक्स करते हैं। तो कब वो होता है? जैसे ही हम बॉटल में ऑयल को डालें और बोले कि ये रहा आपका 1 लीटर ऑयल, डिलीवरेबल स्टेट में है, बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स करेगा, इन्फॉर्म द बायर कर दिए, और असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस भी तो हो गया, तो अब ओनरशिप ट्रांसफर। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। क्या क्या एक बार रिवाइज करते हैं। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर? जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, है ना। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट जैसे बना वैसे। आईफोन 13 लेने गए, बक्सा निकाल के दिया, हम पहले टेस्टिंग कर लिए, हम बोले मेरे को दे दीजिए, वो जैसे बिल बनाया ओनरशिप ट्रांसफर। पेमेंट हुआ? नहीं। डिलीवरी हुआ? नहीं। बिल बनाया, इंटेंशन है कि हाँ भाई, बिल बनाने के बाद कुछ हो सकता है क्या? ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। तो हाँ, प्राइस का और डिलीवरी का से कोई मतलब नहीं। दूसरा, डिलीवरेबल स्टेट में है नहीं, उस स्टेट में लाओ और क्या करो? बायर को इन्फॉर्म कर दो। और तीसरा, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में तो है लेकिन प्राइस असर्टेन करने के लिए कुछ एक्शन करना होगा, मानो वजन करना होगा, तो जैसे ही वजन करके हम इन्फॉर्म करेंगे वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, ये था कौन सा? पॉइंट नंबर 1। अब आओ पॉइंट नंबर 2 में, अनअसर्टेन्ड गुड्स। भैया ये अनअसर्टेन्ड गुड्स क्या होता है? अनअसर्टेन्ड गुड्स याद है? वो गुड्स जो स्पेसिफाइड नहीं है। देखो, अगर तुम लोग का पूरा चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर आसान है, अगर कहीं भयंकर क्वेश्चन बना सकता है ना इंस्टीट्यूट, तो वो यही सब चीज से बना सकता है। तो ये सब चीज को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे बोले ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज क्या है, प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और असर्टेन्ड में कब होता है, कॉपी में लिख लिया, सेक्शन 19 है। डिलीवरेबल स्टेट में है, नहीं है तो कर दो, लेकिन अगर प्राइस असर्टेन नहीं है तो कर दो। गुड्स मस्ट बी असर्टेन। ठीक है, अब आते हैं अनअसर्टेन गुड्स का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, ओके। अनअसर्टेन गुड्स में 2 चीज करना पड़ेगा। पहला असर्टेनमेंट, दूसरा अप्रोप्रिएशन। असर्टेनमेंट का मतलब क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग असाइड ऑफ गुड्स। लेकिन भैया अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय अप्रोप्रिएशन? आओ दिखाते हैं। यहां पे पहले रीड कराते हैं हम, उसके बाद नोट्स भी लिखवाएंगे। पहले इस चीज को दिमाग में रजिस्टर करो। अप्रोप्रिएशन मतलब selection of goods with the intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent
ऑफ सेलर एंड बायर। एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा है अनअसर्टेन गुड्स का, उसमें से हम गुड्स को असरटेन कर लिए, हम सेलर है, आलू का ढेर था, उसमें से हम आलू अलग कर दिए और बास्केट में डाल दिए, लेकिन वो आलू बायर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है ना, वो बोलेगा सड़ा हुआ है। क्या गुड्स अप्रोप्रिएट हुआ एज पर बायर एंड सेलर? अप्रोप्रिएट का मतलब दोनों का मंजूरी से। गुड्स अलग होना तब ना अलग करेंगे जब मेरा पर्पस को फिट हो। हमको आलू दम बनाना है और वो बड़ा बड़ा आलू दिया, बड़ा बड़ा आलू का आलू दम बनता है, तो क्या वो अप्रोप्रिएट हुआ है? किस लिए अप्रोप्रिएट? इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरा इंटेंशन क्या था परफॉर्म करने का? आलू दम बनाने का, और वो जो गुड्स दिया वो बड़ा बड़ा आलू है, तो वो मेरा इंटेंशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। तो अप्रोप्रिएशन में आपका इंटेंशन फुलफिल होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड बायर होना चाहिए। क्लियर है? मानो तुम शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर तुमको बास्केट दिया, तुम अलग करके दिया, वो तो अप्रोप्रिएट हो गया है। शॉपकीपर का बास्केट देना मतलब वो बोल रहा बायर तुम समझो, बायर का अलग करना मतलब वो अपना हिसाब से ना अलग करेगा। बाद में वो बोल सकता है सेलर तुम गलत आलू दिया, नहीं बोल सकता, क्योंकि गुड्स असरटेन्ड भी हो चुका है और अप्रोप्रिएटेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। टोटल 6 एसेंशियल्स है यहाँ पर, जरूरी चीज जो होना है। पहला, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। तीसरा, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि हम उसको अलग करके या तो बायर को दे या फिर उसका एजेंट को दे, एक ही बात है, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। फिर सेलर और बायर दोनों का कंसेंट होना जरूरी है, और जो कंसेंट है वह एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। सेलर का कंसेंट बास्केट देना क्या था, एक्सप्रेस या इंप्लाइड? बाय एक्शन समझ में आया ना, कि वो बायर के ऊपर बोल दिया कि कर दो, और एसेंट पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है। मानो बायर, सेलर क्या किया, खुद से अलग किया आलू, और अप्रोप्रिएट करने के बाद बायर बोला ओके है, तो बाद में हुआ ना अप्रोप्रिएशन का परमिशन, तो बोला पहले हो बाद में वो मैटर नहीं करता है, दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। क्या ये कहानी सबको क्लियर है? अप्रोप्रिएशन का मतलब फील हो पा रहा है? चलो फिर इसके ऊपर भी नोट्स लिखते हैं। अप्रोप्रिएशन का मतलब selection of goods, selection of goods with the intention to perform, to use them in the performance of the contract. Essentials from book. ठीक है? क्लियर है? याद करना है ये सब बाय हार्ट। एसेंशियल्स रटना है क्या भैया? नहीं, वो कॉमन सेंस से लिख लेना, लेकिन ये सब चीज तो याद करना होगा ना। एसेटेनमेंट का मतलब क्या है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, ये सबसे भागना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब तीसरा टाइप ऑफ गुड्स में आते हैं, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। भैया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, हम गुड्स तुमको दिए और तुम पैसा नहीं दिया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तुम जब उस गुड्स को अप्रूव करेगा ना तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को एक कार खरीदना है, क्या कार गुड्स में आता है? हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्सेप्शन में भी नहीं है, मनी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। कार का तुम लोग पहले टेस्ट ड्राइव लेता है, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है? वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है ना, पहले तुम यूज करेगा, मन भरेगा तो हाँ बोलेगा, जैसे तुम हाँ बोलेगा ओनरशिप ट्रांसफर। तो ये होता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब अक्सर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अलग अलग टाइप का होता है। मेरे को ये कंप्यूटर तुमको बेचना है, तुम बोला मेरे को 1 महीना के लिए दीजिए ये कंप्यूटर, उसके बाद हम आपको बताएंगे, 1 महीना के बाद 31वां दिन में
हम ये कंप्यूटर तुमको दे दिए, 30 दिन पार हो गया, 31st डे आया, 32nd डे आया, तुम हाँ भी नहीं बोल रहा ना भी नहीं बोल रहा, हम क्या मानेंगे? तुम एक्सेप्ट कर चुका है तभी तुम हाँ या ना नहीं बोला, राइट? तो जब वो टाइम पीरियड लैप्स हो जाए सेल ऑफ गुड्स इन अप्रूवल बेसिस में, तो हम क्या मानते हैं कि एक्सेप्ट हो गया है। क्या ये कहानी पूरा क्लियर है? तो इसके ऊपर भी नोट्स लिखते आओ। पहला केस में क्या? एक्सेप्टेंस बाय बायर, बायर हां बोल दिया, अच्छा एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो सकता है, बायर फोन करके बोला भैया आपका कंप्यूटर पसंद आ गया है, हम लेना चाहते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी तो हो सकता है। भैया यहां पर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होगा? मानो तुम कार लिया था, बोलो 1 महीना बाद यूज करके आपको बताएंगे, 2 हफ्ता बाद हमको पता चले कि वो कार तुम कहीं गिरवी रख दिया, हम क्या मानेंगे? तुम सेल एक्सेप्ट किया, या फिर वो कार तुम लोग मॉडिफाई करवा दिया भयंकर वाला, ओनर हम थे, अगर तुम मॉडिफाई कराया तो ये इंप्लाइड है ना कि तुम एक्सेप्ट कर रहा हो सेल को। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस तुमको समझना होगा। अगर हम तुमको गाड़ी बेचे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, 1 महीना का टाइम दिया, 1 महीना पार नहीं हुआ, हमको पता चला कि वो गाड़ी तुम किसी और को बेच के पैसा ले लिया है, या फिर वो गाड़ी तुम मॉडिफाई करा दिया है, या फिर वो गाड़ी तुम गिरवी रख दिया, ये तीनों केसेस में ओनर तो हम थे, मेरा हक बनता था, हमसे पूछना चाहिए था, तुम हमसे बिना पूछे ये सब काम किया, हम क्या मानेंगे? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। क्लियर हो गया कहानी? कोई दिक्कत? तो ये एक्सेप्टेंस बाय बायर है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। तुम लोग कंप्यूटर लेके गया, 2 हफ्ता बाद हम वही कंप्यूटर किसी और के घर में देखे, हम पूछे तो बोला कि हम तो तेरा ही वाला बंदा से खरीदे, तो हम क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस हो गया। सेकंड, व्हेन बायर अडॉप्ट्स, क्या बोला बाबू? अगर तुम गाड़ी किया है और एक्सीडेंट कर दिया तो इस केस में तुमको डैमेजेस देना पड़ सकता है, ठीक है? When buyer adopts any transaction which shows he has accepted the goods, वही वाला बात है, वही वाला बात है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, गाड़ी को आगे बेच दिया, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है ना जो दिखा रहा है कि वो गुड्स एक्सेप्ट करता है। गाड़ी को गिरवी रख दिया, उसमें मेजर मॉडिफिकेशंस करा दिया, ये सब क्या बताता है? कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। थर्ड, बायर दो केस है, पहला स्टिप्यूलेटेड टाइम था और गुड्स उस टाइम में रिटर्न नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में बात हो गया था 1 हफ्ता का टाइम है, हाँ या ना बोलो, 1 हफ्ता में मेरे को हाँ या ना नहीं मिला, 8वां दिन हम क्या मानेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर है। दूसरा, नो टाइम स्टिप्यूलेटेड, टाइम के बारे में कोई बात नहीं हुआ, तो क्या होता है? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम कितना होता है? ये क्या चीज होता है? रीजनेबल टाइम इज मैटर ऑफ फैक्ट। रीजनेबल टाइम का मतलब तुम सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे लिया, हम लोग के बीच में टाइम का बात नहीं हुआ, तो लॉ बोलता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा? हफ्ता भर, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना भर, तुम्हारे ऊपर है। रीजनेबल टाइम तुम समझो, लेकिन टाइम का बात नहीं हुआ तो रीजनेबल टाइम में अगर नहीं मिला, साल भर हो गया वो तुमको सामान नहीं दे रहा, बाद में लाके दे रहा, तुम लेगा, रीजनेबल टाइम हैज elapsed, you have to give the payment now। क्लियर है? ठीक, तो ये कहानी भी पूरा सफा चट हो गया। ठीक, देखो ये सब हम लोग किए हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, जब वो सिग्निफाई कर दे अप्रूवल, या फिर सिग्निफाई नहीं किया लेकिन गुड्स रखा और रिजेक्शन का नोटिस भी नहीं दिया और टाइम पार हो गया, अगर टाइम स्टिपुलेटेड नहीं था तो रीजनेबल,
या फिर कुछ ऐसा किया जिससे हमको समझ में आ रहा है कि भाई साहब एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि फर्दर प्लेज कर दिया। ठीक है, ये बताओ ना, हम तुमको दिए, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, हम तुमको दिए गाड़ी, तुम वो गाड़ी किसी और को बेच दिया, ओनर तो तुम नहीं था, तुम मानो उसको बेच दिया, क्या हम उससे जाके सामान ले सकते हैं? नहीं, गुड टाइटल मिला है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, हम तुमसे ही पैसा लेंगे। क्लियर हो रहा है कहानी? उसको गुड टाइटल इसीलिए तो बोला। हाँ, चोरी वगैरह का होता, या फिर हम तुमको सेल नहीं किए थे, रेंट पे दिए थे और तुम बेच दिया, तब होता, तुम हायर परचेज पे लिया था, ये सब केसेस में मुझसे ले सकते थे। क्लियर है? अच्छा, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, व्हाट इज दिस? या तो तुम सामान लेकर हाथों हाथ पैसा दे दो, या फिर तुम रिटर्न कर दो, ये दोनों भी अप्रूवल बेसिस के टाइप का है, तो वही कहानी है। ऑन दिस टर्म प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर व्हेन द मनी इज पेड, जैसे पैसा मिलेगा हम क्या मानेंगे? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है। अरे क्लियरली बोल दिया, सेल फॉर कैश ओनली बेसिस, मतलब जब पैसा मिलेगा तब सेल होगा। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब कैश मिलेगा। क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल, इसका एक डायग्राम बना लो ताकि एग्जाम से पहले याद हो। ये है सेलर, ये गुड्स को ट्रक में चढ़ाया, ये है बायर। सेलर ROD को रिजर्व कर लिया एंड पेमेंट का कंडीशन रखा है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब पेमेंट होगा। क्लियर है? राइट ऑफ डिस्पोजल का रिजर्वेशन याद आ रहा है कि अगर हम कोई सामान तुमको दे दिए, तुम उसका ओनर नहीं बनेगा। कब? जब हम मुंह खोल के बोले कि भाई हम रिजर्व कर रहे हैं राइट ऑफ डिस्पोजल, जिसका मतलब है कि जब तक तुम कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक तुमको ओनरशिप नहीं मिलेगा। फ्रॉम बुक। निखिल, क्लास के बाद तुमको आना है, कल भी तुम नहीं करवाया था, ठीक है? नहीं किया था ड्राइंग? ये वाला चीज को ब्रैकेट में डालो। जनरली बायर को सामान देने पे बायर ओनर हो जाता है, लेकिन अगर हम राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कर दें तो हम उसमें क्या रखते हैं? कंडीशन, और जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा हम ही ओनर रहेंगे। ठीक है? अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड्स मानो हम शिप किए या फिर रेलवे के द्वारा भेजे और वहां पर बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट होगा। द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। बोल दिया कि आपको जब आप रेलवे से माल भेज रहे हैं या फिर शिप से माल भेज रहे हैं, राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करने का जरूरत नहीं है, प्राइमा फेसी वो मान लिया जाएगा कि रिजर्व्ड है। अगेन, अगर आप शिप कर रहे हैं या रेलवे द्वारा भेज रहे हैं और बिल ऑफ लीडिंग या फिर रेलवे रिसीट का यूज किए हैं तो माना जाएगा राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड। क्या माना जाएगा? डीम्ड, मतलब माना जाएगा। प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, और डीम्ड मतलब माना जाएगा। ठीक है? क्लियर ये कहानी? दूसरा, सेलर of goods draws on the buyer for the price and transmit to the buyer a bill of exchange.
ठीक है, प्लस बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट, वॉट एवर द केस में बी। क्या हुआ सुनो, हम एक बायर को सामान दिए और साथ में रेलवे रिसीट दिए और एक बिल दिए, जो कि मेरे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बीआर दिए, बोले बायर इसको साइन करके भेज दे, बिल ऑफ लीडिंग तुम रख लेना और इसको साइन करके भेज दे। बायर लगाया बुद्धि, हम तो माल चढ़ा दिए। बायर बोला ले भाई हम तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं देंगे, हम पेमेंट नहीं करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज तो बायर भेज दिया और बिल ऑफ लीडिंग जो था वो अपने पास रख लिया, ये सोचते हुए कि अरे अब तो ये भाई साहब आएगा जब लेने के लिए, हम बिल ऑफ लीडिंग दिखा के सामान ले लेंगे, हम ओनर हो गए हैं। बोला ऐसे नहीं होता है, अगर आप तय किए हैं कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर नहीं करेंगे तो उस टाइम पे आपको बिल ऑफ लीडिंग या रेलवे रिसीट जो भी हाथ में है वापस करना होगा। वो रखने से आप ओनर नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर में पढ़े ना, क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है हाथों हाथ? नहीं। प्राइमा फेसी कौन डीम्ड है? सेलर के पास रिजर्वेशन है, ये डीम्ड है। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से सुना दे एक बार। नॉर्मली कहानी है, रेलवे में माल चढ़ाए, रेलवे रिसीट मिला, बोल दिया गया रेलवे में माल चढ़ाने के बाद तुमको बोलना नहीं है हाँ हेलो बायर मेरे पास रिजर्वेशन है राइट ऑफ डिस्पोजल का। ये प्राइमा फेसी यानी कि पहले नजर में माना जाएगा डीम्ड है कि सेलर के पास रिजर्वेशन है। ठीक है, इन केस मानो ट्रेन में माल चढ़ाए और साथ में एक बिल लिख कर भेजे और बायर को बोले साइन करके दो। बायर बोला तुम तो माल चढ़ा दिया है तो लो बिल, हम मेरे पास तो है इसका रिसीट, हम रिसीट दिखा के माल ले लेंगे। तो क्या बोला गया, ऐसे थोड़ी होता है, तुम बिल दिया है तुमको रिसीट भी देना होगा, ये लॉ बोल रहा है। तुम रिसीट नहीं देगा तो ओनर तुम नहीं बन जाएगा। ये बात हम पहले सबसेक्शन 2 में बोले थे और अब बिल के साथ इसको जोड़ के तुमको समझा दे रहे हैं। क्या अब कहानी क्लियर है? ओके कूल। मानो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। भैया राइट ऑफ डिस्पोजल को कब रिजर्व किया जाता है, ध्यान से सुनो। अगर गुड्स शिप हुआ या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है तो हम लोग अभी पढ़े ये वाला कहानी, और ये उसका मतलब एनालिसिस है। ठीक है, एंड इफ यू रॉन्गफुली रिटेन्स गुड्स डज नॉट पास टू हिम। यहां तक कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पासिंग ऑफ रिस्क। सेक्शन 25 इज इंपॉर्टेंट। क्या है सेक्शन 25? राइट ऑफ डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है। देखो रिस्क कब पास होता है, जनरल रूल क्या है? रिस्क पासेस विथ जो ओनर उसका रिस्क, ये जनरल रूल है। ओके क्या डिलीवरी से मतलब है? डिलीवरी से कोई मतलब है इसमें? नहीं। पेमेंट से मतलब है? नहीं। किससे मतलब है? ऊपर में जो सेक्शन 18 से 24 पढ़े ना, उससे मतलब। इतना कुछ पढ़ते हुए आए ना, तुमको सिंपली देखना है ऊपर में जो पढ़े हैं कि ओनर कौन है, जब नुकसान हुआ ओनर कौन है। अगर ओनर सेलर है तो सेलर बियर करेगा, अगर ओनर बायर है तो बायर बियर करेगा। क्योंकि हम अभी तक यही तुमको समझाते हैं कि पेमेंट में नहीं है। एक जगह भी हम बोले कि पेमेंट मैटर करता है, इनफैक्ट डिलीवरी मैटर करता है पेमेंट से ज्यादा। सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? ओनरशिप, फिर डिलीवरी और फिर पेमेंट। क्लियर है? अगर डिलीवरी आते समय खराब हुआ तो ओनर कौन था? अगर ओनर उस टाइम पे बायर था
यानी कि राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं किया था तो बायर समझेगा कुरियर कंपनी से। अगर ओनर सेलर था तो सेलर समझेगा। जब फ्लिपकार्ट से आता है तो ओनर कौन होता है? सेलर होता है, तो सेलर समझता है। भैया हम तो पेमेंट कर दिए थे ऑनलाइन और रास्ता में सामान का डैमेज हो गया, क्या मेरा नुकसान होगा? अबे पेमेंट करने से तुम ओनर थोड़ी बन गया है। वहां पे ओनर कब बनेगा तुम? जब वो रिप्लेसमेंट वाला टाइम पार हो जाएगा उसके बाद बनेगा। सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस है ना, यहाँ पे तुम अप्रूव करेगा तो ओके, नहीं तो वापस कर दो और पैसा रिफंड ले लो। क्लियर हो रहा है कहानी? ओके लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, रुको दिखाते हैं हम तुम लोग को। क्या बोलता है यहाँ पे, भाषा समझो। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब कि जनरली सेलर का रिस्क होता है जब तक ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा तब किसका रिस्क है? बायर का रिस्क है। डिलीवरी से मतलब है? नहीं। पेमेंट से मतलब है? नहीं। डिलीवरी डिले हुआ, अगर बायर की गलती से हुआ तो बायर समझेगा, सेलर की गलती हुआ तो सेलर समझेगा। जिसका फॉल्ट उसका नुकसान। भैया ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था, हम पेमेंट वेमेंट करके आ गए, फ्रिज अपना अलग रखवा दिए, मेरा नाम पे बिल बन गया, बिल लेकर आ गए, ओनरशिप ट्रांसफर है। रास्ता में सामान आ रहा था, नुकसान हो गया, किसका नुकसान? लेकिन डिलीवरी सेलर कर रहा था, तब तो उसका नुकसान है ना, उसका आदमी का गलती है। गलती किसका हुआ? सेलर का। अगर कुरियर कंपनी से किसी का करवाता तब बायर झेलता, क्योंकि कुरियर कंपनी तो थर्ड पार्टी है ना। समझ रहा बात को? ठीक है। ओके ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक एंटीक पेंटिंग था, उसका ऑक्शन हो रहा था। बिड के बाद कैसे एक्सेप्टेंस होता है? फॉल ऑफ। गलती से वो एंटीक पे मार दिया, बताओ लॉस किसका? सेलर का या बायर का? फॉल ऑफ हैमर, मेरे हाथ में हैमर है, जब हैमर डेस्क से टकराएगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा। डेस्क से टकराने से पहले ही पेंटिंग से टकरा गया, किसका नुकसान? सेलर का ना, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था। ठीक है। और एक देखो, ए बोला बी को कि हम 100 बेल्स ऑफ कॉटन भेजेंगे। कॉटन किलो में होता है क्या? कॉटन बेल में होता है, गुच्छा होता है ना कॉटन का। तो 100 बेल्स बेचने का बात हुआ। बी डिलीवरी ले लिया आधा का, और बाकी का जो है बेल्स का एक्सेप्टेंस नहीं ले पाया, और बाद में कॉटन यूज के लायक नहीं हुआ, मॉइस्चराइज होकर खराब हो गया। कौन डिलीवरी नहीं लिया? तो किसका गलती? तो किसका ओनरशिप था? लॉस भी वही झेलेगा। ठीक है। ओके तो अब हम लोग नोट्स में आते हैं। इतना सारा एग्जाम्पल देखें तो हम लोग को कितना एक्सेप्शन मिला? टोटल 2 एक्सेप्शन मिला, 3 एक्सेप्शन मिला। लिखो एक्सेप्शन क्या है। पहला एक्सेप्शन, हम एग्रीमेंट कर लिए, याद है? सेलर एग्रीमेंट कर लिया कि हम अपना बंदा भेज के फ्रिज डिलीवर करा देंगे, भले ही ओनरशिप बायर के पास था। कौन झेलेगा लॉस? सेलर, क्योंकि वैसा एग्रीमेंट था। दूसरा, गुड्स आर एट रिस्क ऑफ पार्टी डिफॉल्ट। कोई बंदा का गलती से गुड्स, अरे कॉटन वाला एग्जांपल में बायर के कारण डिलीवरी नहीं दे पाया तो किसका नुकसान? भले ही ओनर सेलर हो, मैटर नहीं करता। और लास्ट में ट्रेड कस्टम। बहुत सारा ट्रेड का अपना अपना रिवाज होता है कि ओनरशिप ये काम के बाद ट्रांसफर होगा, तो उस रिवाज को इज्जत देना जरूरी है। ठीक है, यहां तक कहानी एकदम क्लियर है? ओके अब कुछ पॉइंट है जो हम किताब से करवाएंगे तुम लोग को। सब पता है तुम लोग को, इसमें ना कुछ ऐसा नया नहीं है। अगर कोई नॉन ओनर है तो क्या होगा? नॉन ओनर का मतलब हम ओनर नहीं है। तो कौन है भाई तुम? हो सकता है तुम एजेंट हो। अगर तुम एजेंट है तो क्या? पहला, तुम्हारे पास गुड्स रखा हुआ था, हाँ। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स था, हाँ। मानो बिना ओनर के, बिना सेलर के कंसेंट के तुम गुड्स बेचा है। सेलर मुंह खोल के बायर को बोल दिया, सॉरी एजेंट को बोल दिया, एजेंट ये वाला गुड्स नहीं बेचना है,
तो सवाल उठता क्या बायर को इस बारे में पता था? बात को समझो, हम एक दुकान में, हम अपने एजेंट को बोले एजेंट ये वाला माल मत बेचना, ये ऑलरेडी किसी और का, और हम वहां पे बोर्ड भी टांग दिए ये माल बिकाऊ नहीं है, नॉट फॉर सेल, और फिर भी बायर एजेंट से खरीदा, मेरा जिम्मेदारी है क्या? हम तो बायर को बता दिए कि इससे सामान मत लेना। मानो बायर को नहीं पता था कि नॉट फॉर सेल है और एजेंट बेच दिया, हम बायर से सामान जाके ले सकते हैं क्या? नहीं। हम किससे समझेंगे? एजेंट से समझेंगे। ये दोनों कहानी क्लियर है? इफ द बायर हैज नॉलेज अबाउट सच रिस्ट्रिक्शंस देन द सेलर इज नॉट जिम्मेदार। इफ द बायर हैज नो नॉलेज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन then the seller is जिम्मेदार, and when from whom will the seller recover? From the agent. दूसरा, sale made by him when acting in the ordinary course of business. मेरा काम है ज्वेलरी का, मेरे दुकान में एक सुंदर सा छाता रखा हुआ था, छाता का काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है नहीं, हम वो छाता बेच दिया, हम एजेंट है, क्या हुआ यहाँ पे? गड़बड़ी किसका है? एजेंट का है, तो एजेंट की गलती है यहाँ पे। इफ द बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, बायर को नहीं पता था छाता के बारे में, तो क्या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल नो नोटिस, और वहां पे हम लिखे भी नहीं थे नॉट फॉर सेल, क्या बायर उस टाइम पे छाता खरीद सकता है? बायर को क्या लगेगा? बायर को पता है कि ये एजेंट है, बायर को लगेगा यही सेलर है, और बायर उससे खरीद दिया। मानो बायर को पता था कि एजेंट है, तब क्या? तब हम लोग दो कंडीशन आंसर में दिखाएंगे कि देखो भाई, एक तो बात है कि ऑर्डिनरी कोर्स में हुआ नहीं, ज्वेलरी का दुकान में आप छाता खरीद रहे हैं, बायर इतना बुद्धि तो होना चाहिए। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि गलती उसका एजेंट का है, तो इट विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, मोर नॉलेज विल बी नीडेड। ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है वहां पे लिख देंगे। क्लियर है? मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? सेक्शन 2 का 9 में बोले थे, जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे सेलर ऑथराइज करता माल बेचने के लिए। ओके, अच्छा, और कब? तुम जॉइंट ओनर है, 100% ओनर नहीं है, तब क्या होगा? अगर एक भी बंदा बेच रहा है तो वो प्रॉपर सेल है। ठीक है, देखो, वन हैज सोल्ड पोजेशन ऑफ देम बाय द परमिशन ऑफ द को ओनर्स। देखो क्या हो रहा है, समझो, ये सब बातें किताब से पढ़ के कोई फायदा नहीं है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ए बी सी 3 बंदा है, बी और सी मिलकर बोला कि सारा पोजीशन किसके हाथ में होगा? ए के हाथ में होगा। तो ए बेच दिया, क्या बी और सी कुछ बोल सकता है? नहीं, क्योंकि वो एकलौता बंदा था। अच्छा, बी या सी बेचता, कस्टमर को पता है कि बी या सी नहीं बेच सकता है? नहीं, तो कस्टमर से हम मांग पाएंगे जाकर? नहीं। क्लियर हो रहा है कहानी? ये एकदम कॉमन सेंस लगाने वाला बात है। अगर कस्टमर को पता था और कस्टमर बदमाशी कर रहा है, तब ना हम कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं क्या? नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर माना जाएगा। तीसरा, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मानो एक्स जो है वो वाई से एक डायमंड रिंग लिया फ्रॉड से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अवॉइडेबल है। किसके ऑप्शन पे? अग्रीव पार्टी कौन है? किसका रिंग लिया गया है? वाई का, तो वाई अग्रीव पार्टी है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले ही एक्स ये रिंग जेड को बेच दिया, जेड को पता ही नहीं था इसके बारे में, जेड को गुड टाइटल मिलेगा? जेड को गुड टाइटल मिलेगा और वाई रिकवर नहीं कर पाएगा। वाई किससे समझेगा? एक्स से समझेगा। क्लियर है कहानी? अगर चोरी का होता तो रिकवर कर पाता, लेकिन फ्रॉड है ना, फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है। चोरी में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। अंतर समझ रहा है? क्या हुआ सुनो, पी नाम का एक बंदा था, मानो अपना ऐसे समझते हैं, वही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एग्जांपल लेते हैं। वहां पर जेठालाल एक सामान भिड़े को बेच दिया था और बोला कि भिड़े तुम घर जाओ, हम टीवी भिजवा रहे। इन द मीन टाइम बबीता जी आई, वो बोला, बबीता जी बोली मेरे को ये टीवी चाहिए, और जेठालाल से रहा नहीं गया, बोला हाँ ये टीवी आपका। बबीता जी उसको घर लेके चल गई। क्या भिड़े बबीता जी से टीवी ले सकता है? नहीं, क्योंकि वो इनोसेंट बायर है ना भाई, तो भिड़े जेठालाल से समझेगा। कहानी क्लियर है? सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, जेठालाल हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन द पोजीशन, माल उसके पास पड़ा हुआ था और वो उसको रीसेल कर रहा है, तो जिस बंदा को रीसेल किया क्या उससे हम रिकवर कर सकते हैं? नहीं, क्यों? गुड टाइटल है। ये सब में ना तुम लोग अंदर रटने मत जाना, एग्जाम से पहले क्या करना, एग्जांपल्स पढ़ लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर ऊपर में जो दिया है उसको पढ़ लेना, रटना मत, रटने का गलती मत करना, समझना और अपना वर्ड्स में लिख कर आना, ये वाला में उतना माथा पची मत करना। क्लियर है?
जरूरत पड़ेगा भैया क्या हम, मेरे को क्या हो रहा है भैया, हम अपना वर्ड्स में लिख दिया आंसर, लेकिन हमको डाउट लग रहा है कि टीचर नहीं समझेगा, तो तेरे को केस स्टडी मिला है ना, तो उस केस स्टडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। टीचर को पता चलना चाहिए कि तुम जो समझा है वो सही है, बस। क्लियर है? अगला, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैड बीन इन्वेस्टेड। यहां पे क्या हो रहा है, ए गाड़ी बी को दिया और बोला बी तुम 5-5 हजार करके मंथली इंस्टॉलमेंट देना, जब 1 लाख रुपया हो जाएगा तब ट्रांसफर होगा। ठीक है, कुछ इंस्टॉलमेंट के बाद भाई साहब क्या किया, वो गाड़ी किसी और को बेच दिया। ठीक है, क्या हम उससे जाके गाड़ी ले सकते हैं? याद करो, हायर परचेज, हायर परचेज में तो ले सकते। गुड टाइटल होता है क्या ट्रांसफर? नहीं, भले ही इनोसेंट बायर हो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? स्टॉपल, ए बी को बोला, सी वहां पे था, इसको थोड़ा ड्राइंग करके दिखाते हैं। ए सेड टू बी, बी कौन था? बायर। इन द प्रेजेंस ऑफ सी, सी उसका ओनर है, दुकान का ओनर सी है। सी के प्रेजेंस में ए बोल रहा है कि ए भाई तुम मेरा ही दुकान आया है, लो जो सामान लेना। वहां पे खड़ा है ना असली ओनर, असली ओनर ऑब्जेक्ट नहीं किया। असली ओनर नहीं, असली ओनर क्या सोच रहे थे, माल बिक रहा, बिकने तो, क्यों हम मना करें? तो वो माल बिकने दिया। बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा, हाँ ये कौन सा है, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, स्टॉपल। याद आ रहा है जेठालाल, वही वाला एग्जांपल, ये स्टॉपल है। तो क्या हम उससे ले सकते हैं माल? ओनर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसके प्रेजेंस में बोला गया था कि माल क्या है, ओनर कौन है? हम है। तो ये कौन हो जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या फिर पार्टनर बाय स्टॉपल। क्लियर है? स्टॉपल का मतलब इसी तरीके से, ये एग्जांपल से समझा पाएंगे। मतलब हम असली ओनर नहीं है, लेकिन असली ओनर के प्रेजेंस में खुद को ओनर बताएं और वो ओनर ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, तो हम स्टॉपल के द्वारा उस चीज के ओनर बन जाते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए ही हम ओनर हैं। क्लियर है? कहानी क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत? अगर कोई अनपेड सेलर सेल करता है तो क्या गुड टाइटल मिलता है? अभी पढ़ के आए हैं, हाँ गुड टाइटल मिलता है। वो अनपेड सेलर, इसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो क्या देगा? लेकिन नोटिस देगा। नोटिस दिया, मुनाफा हुआ उसका, लॉस हुआ वो वाला बायर जो उसको पेमेंट नहीं किया उसका। नोटिस नहीं दिया और पेरिशेबल गुड्स भी नहीं था, मुनाफा होगा बायर का और लॉस होगा तो, याद आ रहा है ना? वेरी गुड। और किसी और एक्ट के तहत लोग बेच सकते हैं, जैसे कि विजय माल्या का शिप बिका, भैया शिप तो गुड्स है, और विजय माल्या का शिप क्या वो बेचा, उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर बेचा, भैया ये तो नॉन ओनर बेच रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लॉ परमिट किया। दूसरा, किसी को सामान मिला था, वो फाइंडर ऑफ गुड्स था, बहुत मेहनत किया, आदमी मिला नहीं, या फिर आदमी मिलने के बाद इतना फाइंड किया, पैसा दो हमको, खर्चा लगाया, आदमी दे नहीं रहा, हम सामान बेच सकते हैं। याद आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन, इसका सेक्शन तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया था। अच्छा, अब हम कोई सामान गिरवी रखे थे, तुम हमको उसका पैसा नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? उस सामान को बेच देंगे। तो क्या उसको गुड टाइटल नहीं मिलेगा? गुड टाइटल मिलेगा, क्योंकि तुम पैसा नहीं दे रहा है ना भाई, मेरे पास गिरवी था, क्यों गिरवी रखा था? कल को तुम पैसा नहीं देगा, मेरे बार बार मांगने के बाद तो हम सामान को बेच देंगे। क्लियर है? ओके, अब आते हैं डिलीवरी में। डिलीवरी का डेफिनेशन तो याद है ना, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। 3 टाइप का होता है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और। एक्चुअल में कौन सा ट्रांसफर हो रहा है? फिजिकल। सिंबॉलिक में एक्शन, और कंस्ट्रक्टिव में एक्नॉलेजमेंट। उल्टा लग रहा है तुम लोग को? नहीं, तुम लोग पढ़ा वैसे, इसीलिए ऐसे हो रहा है। सिंबॉलिक मतलब कुछ चिन्ह, चिन्ह मतलब एक्शन चाहिए होगा। ठीक है? हाँ, ओके। ये सब भी कुछ वैसा बहुत टफ नहीं है, आसान है। देखो, सेलर और बायर का ड्यूटी क्या है? सेलर का ड्यूटी है गुड्स को डिलीवर करना, बायर का ड्यूटी है उसका पेमेंट करना। पेमेंट और डिलीवरी आर कॉनकरेंट कंडीशन। कौन सा कंडीशन? कॉनकरेंट कंडीशन। मतलब कि एक बार डिलीवरी हो गया तो पेमेंट होना जरूरी है, एक बार पेमेंट हो गया तो डिलीवरी होना जरूरी है, एक के बाद दूसरा होना जरूरी है। अब आते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे। कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब ये सब पे सवाल बनता है।
डिलीवरी कैसे होता है? तीन तरीका है, तीनों में से कैसे भी हो सकता है। अगर पार्ट डिलीवरी हुआ तो क्या? पार्ट डिलीवरी हुआ तो क्या? मानो कुछ गुड्स एक गोदाम में पड़ा हुआ है, सेलर जो गोदाम का ओनर है उसको बोला कि भाई तुम बायर को दे देना, हम पैसा हमको बायर दे दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, बायर गया, आधा सामान निकाल दिया, बाद में सेलर बोल रहा है कि अरे अरे उसको सामान मत देना, मेरे को गलत यूपीआई पे पेमेंट कर दिया। वॉरफिंगर सुनेगा। पार्ट डिलीवरी जब होता है, जब अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स होता है, तो क्या मानते हैं कि पूरा डिलीवर हो चुका है, रिमाइंडर भी डिलीवर हो चुका है। बायर बाद में बोल सकता है कि हम बाकी नहीं लेंगे, बायर भी नहीं बोल सकता। क्लियर हुआ ये कहानी? पार्ट डिलीवरी अफेक्ट्स टू डिलीवरी ऑफ होल। क्लियर है? अच्छा, डिलीवरी के लिए कौन अप्लाई करेगा? पहला जिम्मेदारी है बायर का बोलना कि भैया डिलीवरी कहां दो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो डिलीवरी के लिए कौन अप्लाई करता है? बायर, ठीक है। बायर अप्लाई नहीं किया, अब सेलर का जिम्मेदारी है पूछने का। सेलर भी नहीं पूछा तो जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहीं डिलीवरी मान लेंगे। हम दुकान गए, एक फ्रिज खरीदे, मेरा जिम्मेदारी होता है भैया घर कैसे ले जाए, कोई आदमी दीजिए, हम ये बात नहीं बोले। सेलर का जिम्मेदारी होता है भैया फ्रिज कैसे लेके जाएंगे, कोई आदमी है आपके पास? सेलर भी नहीं पूछा, तो जहां दुकान में हुआ वहीं डिलीवरी मान लिया जाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर है, अब बायर अपना समझे। क्लियर? प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कहां करना है भैया? व्हाट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी? एक सेकंड रुको। देखो, हो सकता है बायर गुड्स का पोजीशन लेकर जा रहा हो, अपना आदमी के साथ डिलीवरी लेके जाए, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी का चिंता करना है हमको? नहीं। हो सकता है सेलर भेजेगा बायर के पास गुड्स, तो सेलर सवाल पूछेगा ना कि भैया माल कहां भेजना है। अगर दोनों ही नहीं हुआ तो क्या मानेंगे? जहां सेल के दौरान सामान था वहीं डिलीवरी हो गया। मेरा तुम्हारा यहां बात हो रहा है कि भाई तुमको मेरा कार चाहिए, मेरा कार घर पे रखा हुआ है झरिया में, तुम आकर ले लेना। सेलर बोल दिया बायर को, बायर बोला भैया यहां पहुंचा दीजिएगा, तो प्लेस ऑफ डिलीवरी वहां होगा। दोनों बात नहीं किया तो झरिया में माल रखा हुआ था वहीं पे डिलीवरी माना जाएगा, यानी कि बायर को आकर वहां से सामान ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? मानिए भैया जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए तब एग्रीमेंट टू सेल था, मतलब कि गुड्स बना ही नहीं था, तो क्या करेंगे? गुड्स जहां बनेगा वहां डिलीवरी मान लेंगे। मानो हम तुमसे प्रॉमिस किए कि हम तुमको एक पिज्जा बेचेंगे, डिलीवरी का प्लेस का कोई बात नहीं हुआ है, अब क्या करें भैया? तो जहां पिज्जा बन रहा है वही प्लेस ऑफ डिलीवरी है, तुम जाके ले लो। तुमको अप्लाई करना है तुम पूछो, नहीं तो हम पूछेंगे। दोनों नहीं पूछे तो जहां बना वहीं का डिलीवरी। क्लियर है कहानी? टाइम फॉर डिलीवरी का क्या सीन है भैया? टाइम फॉर डिलीवरी का क्या बोले? अगर कुछ टाइम का बात हुआ है तो ठीक है, नहीं तो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी हो जाना चाहिए। स्टिपुलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो रीजनेबल टाइम। मानिए गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन पे, मतलब भाई अपना गोडाउन में पड़ा हुआ है किसी और के पास, तो डिलीवरी कब होगा? नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल एक्नॉलेजमेंट हो जाए। कौन सा डिलीवरी होगा यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो वही बोल रहा है, थर्ड पार्टी के पास है, उसको फोन करके बोल दो और एक्नॉलेज कर दो कि माल इस बंदे का है, उस बंदे का हो जाएगा। ठीक है? अगला, डिलीवरी किस वक्त करना चाहिए? रीजनेबल आवर में। रात को 3 बजे डिलीवरी अलाउड है? नहीं, तो रीजनेबल आवर में होना चाहिए। डिलीवरी का एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? जनरली सेलर करता है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बोला तो कौन करेगा? सेलर। कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया बायर करेगा तो बाय। अरे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बोल देता है ना डिलीवरी चार्जेस 60 रुपया, तब कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। और नहीं बोलता है तो सेलर करता है। अब सुनो क्या हो रहा है, रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो गया। क्या डिलीवर हो गया? रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो गया। तो क्या हो सकता है?
बायर या चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, बायर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। हम तुमको 10 समोसा के डिलीवरी का बात किया और 12 भेज दिए। बायर चाहे तो 2 वापस कर देगा, बायर चाहे तो 2 रख लेगा। अच्छा 10 समोसा का 50 रुपया होता है, हम 12 भेज दिए तो तुम 10 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा? देना पड़ेगा, वो तो कॉमन सेंस वाला बात है। अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो वो एक्स्ट्रा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर लार्जर क्वांटिटी और बायर एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने पे पे करना होगा, रिजेक्ट करता तो पेमेंट का कोई टेंशन है क्या? नहीं। अच्छा एक सवाल उठा है, केस स्टडी है। मानिए भैया हम रिजेक्ट कर दिए तो क्या हमको उसका दुकान जाके सामान देना होगा? नहीं, उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो अपना बंदा भेजे और सामान ले जाए। क्लियर है? पेरिशेबल होगा तो नुकसान हो गया, अपना भरपाई वो उसका गलती, सेलर का गलती। उस 2 समोसा का ओनर सेलर ही रहेगा, ठीक है? नुकसान हुआ तो उसका गलती है। अच्छा सेलर मानो बायर को मिक्स्ड गुड्स दिया, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? मानो हमसे तुम मांगा कि भैया हमको आप आईफोन 64 GB रेड वाला दीजिएगा 10 पीस। हम क्या किए, 7 पीस तो रेड दे दिए और 2 पीस व्हाइट दे दिए, तो मिक्स्ड क्वांटिटी है। क्या दोनों अलग हो सकता है? हाँ, तो वही वाला सीन है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर दोनों अलग नहीं हो सकता है तो तब उसको, अगर मानो तुमसे हम चावल मांगे या फिर दाल मांगे, तुम 2 अलग अलग क्वालिटी का दाल मिक्स करके दे दिया है, हम एक्सेप्ट किए तो पूरा दाल मेरा, रिजेक्ट किए तो पूरा दाल तुम ले जाओ, नया दाल दो। ऐसा हो सकता है कि हम दाल को बैठ के अलग करें? समझ में आ गया कहानी? या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, नथिंग इन बिटवीन। क्लियर है? अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो रहा है तो मानो हम तुमसे बात कर लिए थे कि हम इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करेंगे, तब तो ओके। लेकिन अनलेस अदरवाइज एग्रीड, हम बात नहीं किए थे, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी। याद करो हम बताए भी थे कि हम तुमसे बात किए कि हम तुमको कंप्यूटर देंगे पूरा का पूरा 1 दिन में। आज हम सीपीयू भेजे सीपीयू भेजे और बोले कि बाकी सामान जो है 2-3 दिन में भेज देंगे। तेरे पास अभी ऑप्शन है पहला इंस्टॉलमेंट में, चाहो तो बोलो हाँ भैया ठीक है भेज दीजिएगा, बाद में तुम पलट नहीं सकता। अगर तुम बोला कि नहीं नहीं हमको एक बार में चाहिए, तो सेलर बाउंड एक बार में भेजने के। समझा रहे हम, समझो। 3 ट्रक कोयला भेजना था, ठीक है, तुम उसको 5 ट्रक में कर दिया। हमको बोला भैया 5 ट्रक आएगा, 3 ट्रक नहीं आएगा। अगर हम बोल दिया ओके और फिर दूसरे डिलीवरी आने के बाद बोल रहे नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, होगा कैसे? आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए, अब आप पलट नहीं सकते। आपको रिजेक्ट करना है तो आपको पहली बार में रिजेक्ट करना होगा। ये कहानी क्लियर है? डिलीवरी टू कैरियर प्राइमा फेसी क्या माना जाता है? माल हम चढ़ाए किसका हो गया? बायर का हो गया। यार ये सब बताए मैं। अगर ट्रांजिट के दौरान नुकसान होता है तो नुकसान किसका? जनरली ट्रांजिट के दौरान माल किसका हो जाता है? बायर का, तो नुकसान किसका होगा? बायर। अगर हम राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लिए तो नुकसान किसका होगा? सब अंदर से आ रहा है ना आंसर, सब कॉमन सेंस है। अच्छा भैया हम बायर के पास माल छोड़ दिए और हम हड़बड़ा रहे हैं, हम सेलर हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। लॉ बोलता है सेक्शन 41 में सोगा का, बायर हैज द राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बायर को मौका दो, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दो कि वो गुड्स को एग्जामिन करे। अगर गुड्स उसके मन लायक नहीं होगा तो वो वापस कर सकता है, और अगर मन लायक होगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा। वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सेलर को देना पड़ेगा, वो उंगली नहीं कर सकता है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। क्लियर है? अगला, रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसका ये चीज मत पढ़ना, ये चीज मत पढ़ना, एनालिसिस पढ़ना। कभी भी तुम लोग का एनालिसिस दिखेगा और ऊपर में डेफिनेशन दिखेगा ना, आई रिकमेंड ऊपर वाला मत पढ़ो, एनालिसिस पढ़ो। मत पढ़ो ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एनालिसिस पढ़ो। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस। डीम्ड का मतलब क्या होता है? माना जाता है। क्या होता है? माना जाता है। अगर कब एक्सेप्टेंस माना जाएगा? बायर फोन करके बोला कि हाँ भैया गुड्स मिल गया है, या फिर बायर उसको किसी और को बेच दिया, तब क्या मानेंगे? बायर गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस।
या फिर रीजनेबल टाइम में वापस नहीं किया। तो ये सब पढ़ते रह रहे हैं ना हम लोग, तीनों चीज अलग अलग जगह पे पढ़े थे, वो एक जगह पे सेक्शन 42 में दिखा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी बोले थे ना कि समोसा रिजेक्ट किए, क्या मेरा जिम्मेदारी उसको पहुंचा के आना? नहीं। अगला, लाइबिलिटी ऑफ द बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर बायर रिफ्यूज कर रहा है डिलीवरी और उसके बाद नुकसान हो रहा है, बायर जिम्मेदार होगा, सेलर होगा क्या? अगर सेलर डिलीवरी का कोशिश किया तो वो कौन सा परफॉर्मेंस है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, याद आ रहा है? और अटेम्प्टेड ऑफर टू परफॉर्म, और ये सब क्या होता है? इक्विवेलेंट टू एक्चुअल परफॉर्मेंस। हम गए, बोले हाँ भैया आके डिलीवरी लीजिए, तुम मना किया, क्या बाद में मेरा जिम्मेदारी है फिर से आना? तुम जाके लेगा ना कुरियर कंपनी से डिलीवरी, उसको लाके नहीं देना। कहानी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? और इसी के साथ हम लोग का सोगा समाप्त। क्लियर है? ओके।